एक जो मैं सवाल मेरे मन में आता है वो ये कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं पर, उप मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया, सत्येंद्र जैन भी काफ़ी दिनों से तक जेल में रहे। तो इ इन सब स्थितियों से क्या आम आदमी पार्टी की छवि को बहुत धक्का लगा है? आपको क्या लगता है इस बारे में? देखिए, इसमें होता ये है कि आम आदमी पार्टी का जो मुख्य आधार रहा है, अपनी सार्वजनिक जीवन में उसने अपनी जो छवि बनाई है, वो भ्रष्टाचार विरोधी की छवि है। तो भारतीय जनता पार्टी ने तमाम तरह की नीतियां पहले उसके खिलाफ अपनाई तरह-तरह की, लेकिन वो उसे परास्त नहीं कर पाई। उसके कदम भी नहीं पीछे हो पाई, यहां तक उन्होंने पंजाब तक में सरकार बना ली उन्होंने, यानी उसका विस्तार होना शुरू कर दिया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने नीति बदली। भाजपा ने कहा कि ये हमारे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, दूसरे सभी दलों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, हम इन्हें ही भ्रष्टाचारी साबित कर देंगे। और जब एक बार इन पर भ्रष्टाचारी होने का धब्बा लग जाएगा, इनका दामन भी दागी हो जाएगा, तब तो पब्लिक को आमतौर पर लगेगा कि सभी भ्रष्टाचारी हैं। तो इनको जो विशेष एक फायदा मिलता है, ये फायदा इनको नहीं मिलेगा। इसलिए भाजपा ने लगातार उनके ऊपर भ्रष्टाचार के इल्जाम लगाने शुरू किए, केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके उनकी दो आम आदमी पार्टी की सरकार चलाने की दो सबसे बड़ी खूबियां थी, स्वास्थ्य और शिक्षा। तो उन्होंने कहा हम स्वास्थ्य मंत्री को भी दबोच लेंगे और शिक्षा मंत्री को भी दबोच लेंगे। तो उन्होंने आम आदमी पार्टी के मर्म तीन मर्म थे आम आदमी पार्टी के: भ्रष्टाचार विरोधी उछाल, स्वास्थ्य संबंधी सरकारी नीतियां और शिक्षा संबंधी सरकारी नीतियां। उन्होंने इसी मर्म के ऊपर प्रहार किया और भाजपा शायद सोचती है कि इस मर्म पर प्रहार करके वो आम आदमी पार्टी को कमजोर कर सकती है, लेकिन मुझे तो ऐसी स्थिति दिखाई नहीं पड़ रही है। दिल्ली के अंदर आप भाजपा वालों से निजी बातचीत करके देखिए, या क्या 2025 में जो चुनाव होंगे विधानसभा के, उसमें भाजपा को कोई मौका है आम आदमी पार्टी को हराने का? अभी तक तो मुझे कोई ऐसा भाजपा ही नहीं मिला जो कहे कि हम आम आदमी पार्टी को अगले चुनाव में हरा देंगे। कांग्रेसियों की बात तो छोड़ ही दीजिए। देख, सवाल ये नहीं है कौन किस पर क्या आरोप लगा रहा है, सवाल ये है कि क्या जनता उन आरोपों को सुन रही है, और अगर सुन रही है तो क्या उनके ऊपर यकीन कर रही है। ठीक इसी तरीके से है कि नरेंद्र मोदी पे बहुत सारे आरोप लगते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा दिखाई नहीं पड़ा है कि जनता उन आरोपों को भी यकीन करती हो। उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल पर, आम आदमी पार्टी पर दिल्ली में बहुत आरोप लगते हैं, लेकिन दिल्ली विधानसभा की राजनीति में ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है कि जनता उन आरोपों पर यकीन कर रही हो और उनका ग्राफ नीचे गिरना शुरू हो गया हो। मुझे लगता है अभी भी दिल्ली विधानसभा की राजनीति में आम आदमी पार्टी नंबर 1 पार्टी है। जहां तक पंजाब का सवाल है, पंजाब की जो राजनीतिक स्थिति है, उसमें भी आम आदमी पार्टी को फायदा है। अकाली दल की किस्मत वहां पलट नहीं रही है, अकाली दल उसी बुरी हालत में है। कांग्रेस भी अभी नहीं संभल पा रही है वहां बिल्कुल, और भाजपा कभी भी कोई बड़ी पार्टी वहां पे थी नहीं। भाजपा का जनाधार बहुत सीमित है। तो आज की स्थिति में भी आम आदमी पार्टी पंजाब में नंबर 1 पार्टी बनी हुई है। तो दोनों जगहों पर आम आदमी पार्टी नंबर 1 पार्टी है अभी भी। एक चीज़ और है कि जो आम आदमी पार्टी का विस्तार वहीं हुआ ज़्यादातर, जहाँ कांग्रेस मजबूत स्थिति में थी, तो कांग्रेस को कमज़ोर करके आम आदमी पार्टी आगे बढ़ी। अब कर्नाटक के नतीजों के बाद बहुत सारे टीकाकार यह मान रहे हैं और आमतौर पे ऐसा दिख भी रहा है कि जो आने वाले 4 राज्यों के चुनाव हैं, वहाँ कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल के रूप में है भाजपा के सामने। तो क्या ये आम आदमी पार्टी के लिए जो उसके एक विस्तार की संभावना थी, एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आया है कि लोग कांग्रेस को अब नए सिरे से देखने लगे हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी ने जगह जगह कांग्रेस का जनाधार अपनी ओर खींचा है, और उसकी वजह से कांग्रेस उन इलाकों में कमजोर हुई है और आम आदमी पार्टी मजबूत हुई है। दिल्ली और पंजाब उसका बड़ा उदाहरण है। गुजरात में भी एक हद तक का आम आदमी पार्टी ने ये किया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं निकाल लेना चाहिए कि ऐसा करने में आम आदमी पार्टी हर जगह सफल हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि जो कर्नाटक का चुनाव है या जो हो चुका है, जो हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने शुरू में एक दस्तक दी थी, लेकिन उसके बाद हिमाचल प्रदेश की राजनीति से बहुत तेजी के साथ हटी और उसने गुजरात पे केंद्रित किया अपना। एक ही साथ दोनों चुनाव हो रहे थे, लेकिन उसके बाद हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी कहीं दिखाई पड़ना बंद हो गई। वो उसका एक सोचा समझा हुआ निर्णय था। हिमाचल प्रदेश है, आप राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में ले लीजिए। हो सकता है कि आम आदमी पार्टी वहां भी बड़े पैमाने पर अपने उम्मीदवार लड़ाए, लेकिन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां पे कांग्रेस ही मुख्य विपक्षी दल है और एक तरह से वो टू पार्टी सिस्टम बना हुआ है उन राज्यों में। वहां तीसरी पार्टी का कुछ विशेष परिस्थितियों में ही प्रवेश हो सकता है। देखिए, पंजाब की स्थितियां बिल्कुल अलग तरह की थी। पंजाब में जो तत्कालीन सरकारें थी, उन सब सरकारों की साख गिर गई थी।
अकाली दल की सरकार की साख पहले गिर चुकी थी, बेअदबी वाले गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी वाले मामले पर से अकाली दल अभी तक उभरा नहीं है। और उन अकाली दल की सरकारों ने जो भ्रष्टाचार किया था वो अपने आप में उसका क्या कहना है, उसका रिकॉर्ड अगर बनाया जाए तो तमाम विश्व रिकॉर्डों को तोड़ देगा। तो और भाजपा की कोई खास वहां पे स्थिति होती नहीं थी, तो वहां पे एक बहुत बड़ा अंतराल था और स्थापित पार्टियों से जनता काफी थक चुकी थी वहां पर। तो एक नई पार्टी की तलाश में थी और उसकी जरूरत को आम आदमी पार्टी ने पूरा किया। दिल्ली की परिस्थितियों का हम लोग कई बार विश्लेषण कर चुके हैं, किन परिस्थितियों में आम आदमी पार्टी यहाँ पे उभरी। अब इसी से कुछ मिलती जुलती या इसी ऐसी ही कुछ परिस्थिति दूसरे प्रांतों में आम आदमी पार्टी को मिले, अगर वो मिलेगी तब तो फिर आम आदमी पार्टी वहां पर अपने कदम जमाने में सफल हो पाएगी। ऐसा नहीं है कि एक फार्मूला सब जगह लगातार लागू होता चला जाएगा यांत्रिक रूप से और सब जगह आम आदमी पार्टी कांग्रेस का समर्थन छीन लेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी कांग्रेस का समर्थन क्यों छीनती है, हमें इस पर भी विचार करना चाहिए। देखिए, कांग्रेस ने बाद में जाति धर्म का जो भी इस्तेमाल किया हो, लेकिन मुख्य तौर पर वो राष्ट्रीय आंदोलन की पार्टी रही है और राष्ट्रीय आंदोलन की पार्टी के तौर पर उसको वो जनता से एक राष्ट्र के प्रतिनिधि के तौर पर संवाद करती थी और उसी संवाद के तौर पर जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में या महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत के मतदाता मंडल के साथ में कांग्रेस की एक दीर्घकालीन मित्रता स्थापित हुई थी। तो उस लिहाज से देखा जाए तो उस जमाने की जो कांग्रेस थी, आम आदमी पार्टी की कोशिश है कि वो आज के जमाने की उस तरह की कांग्रेस बन सके, जब कांग्रेस स्पष्ट रूप से कोई जाति धर्म की पार्टी नहीं हुआ करती थी और उसे मुसलमान भी समर्थन दिया करते थे, हिंदुओं की भी वो सर्वप्रिय पार्टी थी। आज दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी जीतती है तो किस तरह से जीतती है? उसी तरह जीतती है इस तरह कांग्रेस जीतती थी, यहां तक उससे भी ज्यादा बेहतर तरीके से। उसे शीला दीक्षित की कांग्रेस के नेतृत्व में कांग्रेस को जो वोट मिलते हैं तो उससे भी ज्यादा वोट मिलते हैं। इसका मतलब उसे हिंदू वोट भी ज्यादा मिलता है और मुसलमान वोट भी उसके मुकाबले ज्यादा मिलता है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो शीला दीक्षित की कांग्रेस के मुकाबले एक बेहतर कांग्रेस है आज के जमाने की। एक जैसे 2 राज्य हैं, दिल्ली और पंजाब, जहाँ पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के हित टकराते हैं और शायद यहाँ पर विपक्षी दलों की जो एकता है, उसमें सबसे बड़ी बाधा यही है। तो आम आदमी पार्टी को ऐसी कौन-सी रणनीति अपनानी चाहिए, जिससे कांग्रेस को यह लगे कि शायद गठजोड़ करना उसके लिए फ़ायदे की स्थिति है? कौन, दिल्ली के संदर्भ में पूछ रहे हैं आप? दिल्ली और पंजाब दोनों के संदर्भ में। देखिए, क्योंकि ये मजबूत पार्टी जब आम आदमी लोकसभा पार्टी है। चुनाव आएगा तो उस वक्त की पेशबंदी बताएगी कि यहाँ क्या होने वाला है। जो लोकसभा चुनाव आएगा उस वक्त क्या पेशबंदी होगी, उस वक्त इसके बारे में हम लोग कोई समीक्षा कर सकते हैं। आज ये समीक्षा का वक्त है नहीं है ऐसा कि हम लोकसभा के आज से 7-8 महीने बाद क्या स्थिति बनेगी, तब हम लोग जो उस वक्त का घटनाक्रम होगा, भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति होगी, भाजपा सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी का जो प्रतिशत होगा, यानी जो हम लोगों को महसूस हो रहा होगा सर्वेक्षणों के जरिए या खुद देख के आकलन करने के जरिए महसूस हो रहा होगा, उस पर निगाह डाल के फिर हम लोग सोचेंगे कि ये यहाँ पर क्या हो सकता है, पंजाब में और दिल्ली में क्या हो सकता है। अभी देखिए, पंजाब और दिल्ली ऐसी स्थिति आपको पश्चिम बंगाल में भी मिलेगी। अभी आज आप ममता बनर्जी ये पूछेंगे कि आप लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें देंगी, कैसे होगा कांग्रेस के साथ आपका समझौता है, तो अभी वो लोग भी जवाब इसका नहीं दे पाएंगे। आज कांग्रेस का एक अखबार में खबर आई है, कांग्रेस ने कहा है कि हम कम से कम 375 सीटों पर भी तो लड़ेंगे। अब ये कम से कम 375 सीटों में पूरा तो दक्षिण भारत हो गया, कांग्रेस सब जगह दक्षिण भारत में लड़ेगी है। इसके बाद में गुजरात हो गया, गुजरात में कांग्रेस लड़ेगी, कांग्रेस वहां पे नंबर 2 की पार्टी है। और अब तो आम आदमी पार्टी वहां आगे निकल गई है, लेकिन गुजरात में कांग्रेस की एक दावेदारी हो सकती है। इसके बाद में ये जो इलाका है पूरा का पूरा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वाला इलाका है, कांग्रेस यहाँ भी लड़ेगी। उसके बाद पूर्वी भारत में असम में और दूसरी असम में और उत्तर पूर्व में भी कांग्रेस की अपनी दावेदारियां हैं। तो अभी देखना होगा कि 375 सीटों में ये कितना सब आएगा, क्या आएगा, फिर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस क्या करेगी। तो ये सब बहुत सी बातें हैं जिन लोकसभा चुनाव में क्या होगा इसके बारे में अभी कुछ कहना और कुछ अंदाजे लगाना एक शुद्ध विशुद्ध कयासबाजी होगी, इसका कोई आधार नहीं होगा।